आपका इंसाफ एक्सप्रेस बिहार में स्वागत है। अभी मैं मिंटू ब्लाइंड हॉस्टल पटना यूनिवर्सिटी में दिव्यांग छात्रों के बीच आया हुआ हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान जानने के लिए। तो सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? मेरा विद्यानंद नाम हुआ। विद्यानंद पासवान जी, अभी वर्तमान में दिव्यांग समस्या है। संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसका लुप्त होते जा रहा है, गुम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण लोग अभिमान में जिए, संस्कृत को दबा के रखे कि दूसरा वर्ग के लोग नहीं पढ़े, इसका शिक्षा नहीं ले, क्योंकि संस्कृत छुआ जाएगा। क्योंकि छुआछूत की उनमें भावना थी, इसलिए वो संस्कृत को आगे नहीं बढ़ाया, आज लुप्त हो गया। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, हमारी समाज की दुर्भाग्य है। अच्छा विद्यानंद पासवान जी, कोई आपका संदेश भाईचारा के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए लोगों को किस तरह से रहना चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि नफरत फैलाए, झूठे लोग बोल रहा है, उस चीज़ को ना मानते हुए अपना खुद सोचें, जो मन में आता है वही करें, दूसरे के बातों में ना जाएं, मेहनत करें और सफलता पाएं। नफरत से कोई किसी को फायदा है? नहीं, किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। नफरत करने वाला को जहाँ तक कि और नफरत फैलेगा तो भड़कावी आग से क्या होगा कि जनता आपस में लड़ेगा, कटे मरेगा। और उन लोग क्या है, सत्ता सिर्फ बचाना है। एगो हरिवंश राय बच्चन का दोहा सुने होंगे कि बैर कराते मंदिर मस्जिद, प्रेम कराते मधुशाला। समझे जी? तो वही बात है इनमें। अच्छा दिनेश जी, जैसे अभी मान लिया कि आपका पड़ोसी मुसलमान है और आपके घर में आग लगती है, तो आपके घर में आग को बुझाने के लिए वो पड़ोसी आएगा या आपके धर्म का लोग आएगा? मुस्लिम क्या है, हिंदू मुस्लिम क्या है, ये हमको बताइए ना। हिंदू मुस्लिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपको पता है कौन थे? मुस्लिम जात के थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म का पालन करते थे। लेकिन पता है वो ऐसे इंसान थे कि मंदिर या मस्जिद में घुसते थे तो एक तरफ कुरान और एक तरफ गीता लेके घूमते। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है आपका। मानव धर्म ही सबसे बड़ा है, उत्तम धर्म है, उत्तम धर्म है। तो आप आपसी भाईचारा किसी भी हाल में देश की तरक्की के लिए होना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए, बने रहना चाहिए। हाँ। अच्छा अब दिनेश जी, अब इसी के साथ अब हम अपनी बातों को ख़त्म करने से पहले बस एक अंतिम सवाल है कि आप किस गांव से रहने वाले हैं? दिनेश जी कहाँ रहते हैं, कौन जिला के रहने वाले हैं? मेरा घर है पटना है, बाढ़ है मेरा घर, मोकामा पड़ता है। बाढ़ है मोकामा के साइड में गांव है गुआसा शेखपुरा, वहीं पे। वहाँ पर मुसलमान की आबादी है। हमारे दादा जो थे ना, हमारे दादा से मुस्लिम थे, उनका से इतना पड़ता था कि वो अपना सारा ज़मीन जो रहते थे ना, हम लोगों को दिए हुए रहते थे। करीब 25-30 बीघा उनका ज़मीन हमारे दादा ही खरीद के देते थे, और हम ही लोग के पास हमेशा रहने देते थे। और वो कहते थे कि जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक तुमसे हम ये ज़मीन छीनेंगे नहीं, कोई नहीं छीनेगा। जहाँ तक मैं इतना भाईचारा था आपस में कि शादी ब्याह कर लेते थे ना वो लोग, तो हमारे दादा ही को कहते थे कि मेरा पत्नी को तुम जाओ लाने के लिए। इतना प्रेम आपस में, इतना प्रेम था कि उनका पत्नी को हमारे दादा ही लाके उनका घर पहुँचाते थे। आप ये अपने 3-4 मुस्लिम दोस्त का नाम बता दीजिए दिनेश जी। हाँ, 3-4 मुस्लिम हम मेरा दोस्त हैं, आमिर भाई हैं। आमिर अब्बास साहब। हाँ। अच्छा, एक आमिर साहब आपके दोस्त हैं। 3 और दोस्त का नाम बताइए। 3 आफ्ताब हो, हाँ आफ्ताब है, अकबर है, और बहुत सारे। और क्या नाम है उसका? देखो नाम हो सबको तो भूला। फिरदौस है हमारा दोस्त। अब विद्यानंद जी, अब आखिरी में आप 1 या 2 मुस्लिम दोस्त का नाम बताइए। मेरा तो बहुत लोग मुस्लिम दोस्त हैं। जैसे तो सबसे पहला में तो आप ही हो गए, जो कि हम पटना विश्वविद्यालय से चुनाव जब लड़े थे तो आप हमारे वर्कर में थे, प्रचार में थे, तो अच्छा आए थे। ऐसा बात नहीं, तो हार जीत तो खैर वो तो आपसी जब लड़ता है वो जानते हैं कि जो लड़ता है वही गिरता है, चाहे गिराता है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो इसमें दोस्त के बच्चा घुटने के बल चलता है तो उसको गिर भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा जी। तो ये सब बात है। तो आप ये बताइए, जो टीवी पर देखते हैं जब हम लोग, तो हिंदू मुस्लिम और समाज में देखते हैं तो भाईचारा होता है,
तो ऐसा क्यों हो रहा है ये सब? सब गोदी मीडिया का अधिकतर जो जनता है ना, अधिकतर बात को जानती है और लगभग सबके चतुराई से जनता को अनबूझ नहीं है, और सबके चतुराई से लगभग वाकिफ़ हो गया जनता कि सिर्फ आपस में लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, और नफरत फैला करके ही इन लोग का रोटी सेंकाता है। नफरत सिर्फ टीवी पर है, समाज में नहीं है। समाज में नहीं है। हम भगवान से मनाते कि ऐसा ना हो हमारे देश में। तीर्थ यात्रा पर टैक्स मुक्त कम किया तो हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं ब्लाइंड हॉस्टल, मिंटू हॉस्टल, पटना यूनिवर्सिटी में आया हुआ था। तो अगली बार फिर कोई नई एपिसोड के साथ फिर दोबारा मिलूंगा। धन्यवाद। लिए अभी जो है फीस की बहुत ज़्यादा 10 गुना वृद्धि हो गई है, बल्कि किसी संस्थान में तो 50 गुना वृद्धि हो गई है। इसका क्या मकसद है? क्या दलितों को, आदिवासियों को पढ़ाई से वंचित करना है? देखिए, ऊंचा अधिकारी बहुत लोग बहुत तरह की बात कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप लोग के लिए हम लोग एक अलग तरह से स्कीम बना करके काम कर रहे हैं, परंतु वो लोग झूठ बोलते हैं। उस सिर्फ एक लूटने का जरिया माध्यम बनाते हैं और लूटने का एक तरीका बनाते हैं। अब बाकी अभी जहाँ तक जो समाज में धरातल पर जो हम जो स्थिति देख रहे हैं, जो स्थिति देख रहे हैं वास्तविक में वो नहीं है। वो वास्तविक में एक तरह से वंचित ही करना चाहते हैं। एक बात बताते हैं, सीधा सी बात है कि जब गरीब वर्ग के लोग शिक्षा लेंगे, उन्हें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है फीस बढ़ाकर। इसलिए वंचित किया जा रहा है कि वो शिक्षित होंगे तो सवाल करेंगे हमसे, और उस सवाल का जब सवाल होगा तो जनता जागरूक होगा। जनता जागरूक होगा तो जनता हमें बख्शेगी नहीं और सत्ता से बेदखल कर देगी। इसलिए गरीब को हाई शिक्षा में एडमिशन के नामांकन में जो फीस लगता है, हाई शिक्षा में, उच्च शिक्षा जिसको बोलते हैं, उसमें जो फीस लगता है ज़्यादा, इसी का कारण है, इसी का वजह है कि वो जनता, गरीब गुरबा के बच्चा हमें सवाल ना करे। इसका मकसद हम ये मान के चलें कि जो दलितों का बच्चा है, आदिवासियों का बच्चा है या गरीब गुरबे का बच्चा है, उसके हाथ से किताब कलम छीनकर उसको सरकार जो है वो तलवार थमाना चाह रही है, धार्मिक उन्माद में फंसाना चाह रही है। हाँ, ये जाल, धार्मिक जाल, ये धर्म से बड़ा सबसे बड़ा उत्तम स्थान होता है मानवता। ठीक है, मानवता सबसे बड़ा उत्तम स्थान होता है। एक मानव के लिए ही सहयोग के लिए जन्म दिया गया है ईश्वर द्वारा हम सबका। एक दूसरे का जब सहयोग नहीं करेंगे तो फिर ये इस मानव जीवन में जीने का मज़ा भी क्या है। इसलिए हम लोग को जिस तरह से गरीब वर्ग के लोगों को अनदेखी किया जा रहा है, पूंजीपतियों द्वारा शोषण किया जा रहा है, ये हम सब निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि कोई भी सरकार, एक तो सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, खास करके प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, मीडिया को संबोधित नहीं करते हैं, और जब भी कोई मामला आता है तो वो कहती है कि मंदिर बना गया। तो क्या आप बीमार पड़ेंगे तो मंदिर में जाएंगे विद्यानंद जी, या हॉस्पिटल में जाएंगे? नहीं, देखिए, एक बात बताते हैं। सबसे पहले आपने बहुत अच्छा सवाल किए कि मीडिया द्वारा कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाता है, मीडिया के द्वारा बात रखने का मौका नहीं मिलता है उनको। तो ये चीज़ है कि हम उनको सर्वसम्मति से चुने हैं, हमारी एक वोट से वो बने हैं। तो आज वो प्राइम मिनिस्टर देश के सम्मान प्रतिष्ठित पद पर हैं, प्रतिष्ठा के पद पर हैं। तो वो जनता के बीच में जनता को बताना चाहिए कि हम 5 साल में ये काम किए हैं, ऐसा उनको योजना बताना चाहिए। अगर नहीं बताते हैं तो उनकी मानसिकता क्या है हम ये नहीं जानते हैं। हो सकता है कि लूटने का ही मानसिकता हो, ये हम जानते हैं। तो लोग तो यही सोचेंगे। तो जनता बुर्बक नहीं है, जनता समझ रही है बात को, उनकी भावना को समझ रही है। जिस तरह से उनकी भावना, जिस तरह से उनकी मानसिकता रहेगा तो ज़रूर जवाब देगी जनता। मुख्यधारा की जो मीडिया है, मुख्यधारा की मीडिया को तो सत्ता से सवाल करना चाहिए, लेकिन वो विपक्ष से सवाल करती है। ऐसा क्यों? क्या बिकी हुई है मुख्यधारा की मीडिया? देखिए, जैसे हिंदू धर्म के अनुसार जो गंगा निहा लेते हैं तो वो पवित्र हो जाते हैं, मानते हैं ना जी। और उसी तरह से अगर बीजेपी से आप सवाल कीजिएगा तो आप भ्रष्ट हो जाइएगा, और जैसे ही बीजेपी के पक्ष में बोलिएगा तो आप पवित्र हो जाइएगा, समझे?
अच्छा, यानी वॉशिंग पाउडर की तरह है, वॉशिंग मशीन, गंदा कपड़ा वॉशिंग मशीन है भाजपा। मशीन है। अच्छा अच्छा दिनेश जी, अब आप बताइए, मुख्यधारा की मीडिया अपना कर्तव्य क्या निर्वाह क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, सबसे पहले जो पत्रकार की भूमिका होना चाहिए, आप पत्रकार को अपनी भूमिका को सबसे पहले समझना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि पत्रकार को सबसे पहले हमारे लिए जान लुटा करके ही सवाल पूछना चाहिए। सब कुछ से बचते हुए, और जो हम चौथा के जो पत्रकार बंधु होते हैं, देश का एक चौथा स्तंभ होते हैं, उन्हें चाहे जो भी मुसीबत हो, चाहे जैसा भी समय हो, हमेशा एक विपक्ष सत्ता दल जो सत्ता में रहते हैं उनसे हमेशा सवाल करना चाहिए, और गरीब गुरबा ही जनता के लिए सवाल करना चाहिए। ये एक नहीं सरकार के बीचों बीच में सरकार के बचाते हुए हम सवाल करें, ये नहीं होना चाहिए पत्रकार का। अच्छा विद्यानंद जी, क्या वाकई विदेश में डंका बज रहा है मोदी सरकार का? अब तो ये बात तो मोदी जी से पूछेगा। हम तो नहीं देखते हैं कि विश्व में डंका बज रहा है। बीच में क्या डंका बजेगा? भारत तो पहले से भी विश्व में डंका बजता था, पहले से भी भारत को जानता था सोने के चिड़िया। अब वो कहेंगे कि डंका बज रहा है तो थोड़े मान लेंगे। कहने का मतलब है कि लोग डूबे हैं खुद नुमाई में और तुम भी शामिल हो इस बुराई में। सही बात। कहने का मतलब ये कि खुद से खुद को विश्व गुरु कह रहा है, क्या कहाँ तक सही है? विद्यानंद जी आप बोलिए या दिनेश जी आप बोलिए। कोई विश्व गुरु कहने से थोड़े होगा। विश्व गुरु हमारा भारत देश प्राचीन समय से ही है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी आ गए तब विश्व गुरु बना दिए। विश्व गुरु प्राचीन समय, उससे पहले स्वामी विवेकानंद थे, गौतम बुद्ध हैं, बहुत सारे हैं आए। जैन धर्म के महावीर जैन आए, बहुत लोग हैं आए गणमान्य व्यक्ति। ऐसा तो ये दिनेश जी ये बताइए कि ये सरकार से खास तौर पे जो समाज का एकदम पिछड़ा हुआ तबका अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ है, दलित, आदिवासी यानी वंचित समाज, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक, क्या इस मोदी सरकार से खुश है इनकी योजना? बिल्कुल, इनकी योजना से जितना खुश होना चाहिए उतना खुश नहीं है। हम लोग जो चाहते हैं एक जो आर्थिक उन्मूलन होता है उसको ढंग से आर्थिक उन्मूलन होना चाहिए। ये नहीं कि कागज़ पर कुछ और कर रहे हैं, धरातल पर कुछ और कर रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं ना, एक पारदर्शी रूप में आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए, और आर्थिक जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उस तरह से उसके लायक काम करना चाहिए कि नहीं। ये अभी है दिनेश जी और विद्यानंद जी कि किसान जो आंदोलन कर रहा है, अभी किसान तो हमारा अन्नदाता होता है, तो उसको टेबल टॉक होना चाहिए, उससे तो बात करना चाहिए। वो उसका डिमांड है एमएसपी का, तो आखिर मोदी सरकार जो उसको एमएसपी नहीं दे रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं, तो क्या वो अडानी अंबानी का प्रेशर है? देखिए, हम यही कहेंगे कि किसान अन्नदाता है। अगर किसान है तब हम लोग सब हैं। तो किसान का जो मांग है वो उचित मांग है, उनको पूरा करना चाहिए। किसी का हाथ हो या ना हो उससे हमको लेना देना नहीं है। मोदी को पिछले साल जो आंदोलन हुआ था तो उसमें 700-800 किसान मारे गए थे। अच्छा ये बात बताइए कि अभी पिछले एक हफ्ता में 4 या 5 किसान मर गए हैं, तो क्या ये उनको टेबल टॉक नहीं करना चाहिए मोदी सरकार को? देखिए, अगर जो किसान मारे हैं उनकी हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ठीक है, एमएसपी देने में क्या प्रॉब्लम है दिनेश जी? ये सरकार को हम ये निंदा करते हैं कि ऐसा वो लोग चाहते हैं ना, हम सीधा समझते हैं कि ये लोग सिर्फ चाहते हैं कि चुनाव के लिए सिर्फ ही उनसे पैसा लिया जाए और देश के विकास के लिए उनसे पैसा नहीं लिया। अच्छा, इलेक्टोरल जो बॉन्ड है इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और बोला कि ये गैर संवैधानिक था। कि पहले था कि 20,000 रुपया से कम अगर है तो उसको गुप्त रखा जाता था। मतलब अगर कोई भी कंपनी या कोई लोग पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 या उससे कम देती थी तो गुप्त रखा था। अगर 20,000 1 रुपया आपने दिया तो आपको बताना पड़ेगा किसने दिया। लेकिन अभी मोदी सरकार ने क्या किया है कि अगर कोई 20 करोड़ या 20,000 करोड़ भी दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को तो वो गुप्त रखा जाएगा। तो इसका मतलब तो यही माना जाएगा कि आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट से जो ले रहे हैं पैसा तो उसी के लिए योजना बना रहे हैं। आप गरीबों के लिए योजना तो आप बना रहे नहीं हैं। नहीं, गरीब के लिए कोई योजना नहीं बन रहा है। ये सब झूठ है। तो फिर लाल किला को कैसे बेचिएगा आप जी? फिर लाल किला को जो बेच दिया गया है ना, हाँ, अडानी जी को दे दिया है जी। हाँ, वो गरीब का देना चाहिए। गरीब को क्या, गरीब उसका सेवा नहीं कर सकता था? कहते हैं कि सफाई सुथरा के लिए दिया गया है।
को गरीब के हाथ में वही नहीं दिया जा सकता था। अच्छा, निजीकरण से क्या गरीब गुरबा को नुकसान है या फ़ायदा है? देखिए, निजीकरण जहाँ जिस लायक हो उसी लायक रहना चाहिए। गरीब गुरबा के तो कहीं ना कहीं नुकसान है, उससे हमारा सर जो मेहनत करके पढ़ता है उसमें, जैसे कि आपको सरकारी संस्थान में तो आपको आरक्षण मिलता था, अब निजीकरण हो जाएगा जैसे रेलवे में, तो फिर आपका ऑटोमेटिक कान को नाक को घुमा के पकड़ लिया गया, आपका आरक्षण तो ऐसे ही खत्म हो गया निजीकरण। आप ये बात जान लीजिए, आपको इतिहास पता होना चाहिए कि 1605 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जी। पहले तो भारत में व्यापारी करने के लिए आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो कंपनी खोलने के लिए ये एग्री हुआ था कि 70% यहाँ के लोग कर्मचारी रहेंगे, उसमें खटेंगे, और 30% बाहरी लोग खटेंगे। लेकिन उल्टा पड़ गया, उसका उल्टा पड़ गया कि 70% वहाँ के लोग खटते थे और 30% यहाँ के लोग रहते थे। ऊंचे पद पर वो लोग थे और लेबर का काम भारतीय लोग करते थे। तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो उससे धीरे धीरे भारत गुलाम हो गया, मजबूर हो गया। हमारा गरीब गुरबा शोषण जो भी था उस पर शोषण करते गया, हावी होते गया, कर्ज रुपया देते गया, उस धीरे धीरे अंग्रेज़ की गुलामी में चला गया भारत। अच्छा दिनेश जी, अब आप ये बताइए कि पिछले 10 साल में भाईचारा बढ़ा है या नफरत बढ़ी है? ज़्यादा नफरत बढ़ी है। हम तो देख रहे हैं ज़्यादा, कभी पत्रकार बंधुओं का हत्या कर दिया जाता है, तो जो उनके खिलाफ बोला तो उनके खिलाफ बोलता है कहीं भी गला रेत दिया जाता है। हम ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा नफरत फैलाने का बात हो रहा है। आज हम लोग भारत हमारा जानते हैं सभी धर्मों का सिरमौर है, ठीक है। यहाँ सभी धर्मों को सम्मान दिया गया है। इस संविधान जो बहुत खूबसूरत संविधान है, इसमें समानता की बात किया गया है। इसलिए नफरत फैलाने वाले उनका काम ही वही है कि फूट डालो, शासन करो, यानी नफरत की खेती करो और नफरत की सियासत करो, 80-20 में बांट करके ही वोट लो और मुद्दे की बात नहीं करो, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, लोग भटका रहे हैं, हमको आपको भटका रहा है सरकार जी। किसी तरह से भटक जाए और उसका फायदा धर्म के नाम पर फायदा ले। अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये तो बहुत ही पुराना नारा है। क्या अभी हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई बढ़ी है? देखिए, सरकार हद तक प्रयास कर रही है कि दोनों के बीच में दूरी बना दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जनता समझती है, लोग समझते हैं कि इस देश के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। गरीब गुरबा लड़ रहा है, अंग्रेज को भगाने का काम किया है गरीब गुरबा, गोली खाया है सीना पर गरीब गुरबा के बाल बच्चा। और आरएसएस ये लोग तो ये लोग तो पूंजीपति घर में बैठ के चांदी काटते थे आरएसएस वाले लोग, और क्या। अच्छा, तो अभी तो भारत रत्न तो इनको भी, कौन है जो गांधी जी की हत्या किया था गोडसे, उनको भी देने की बात हो रही है। क्या उनको भारत रत्न दिया जाना सही है? इस देश में सबसे पहला बात है कि इस देश में जो अच्छा करते हैं उनका कोई सम्मान नहीं होता है। नाथूराम गोडसे जो गांधी का हत्यारा है, महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका हत्या किया गया था। तो नाथूराम गोडसे को अगर मिलता है भारत रत्न तो मैं इसका निंदा करता हूँ। क्यों निंदा करते हैं आप? इसका निंदा का कारण? क्योंकि महात्मा गांधी जो महात्मा है वो सत्य हिंसा के राह अपनाए थे, सत्य और हिंसा के राह अपनाए थे। अच्छा, ये बताइए, चुनावी मुद्दा मंदिर मस्जिद होना चाहिए या रोटी कपड़ा मकान? चुनावी मुद्दा रोटी कपड़ा और मकान और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सब होना चाहिए। बिजली ये सारा सब होना चाहिए। पानी। लेकिन ये मोदी सरकार तो कह रही है मंदिर बना ही दिया, तो अब आपको दूसरे मुद्दे की क्या ज़रूरत है? हाँ, तो उनको बीमार पड़ेगा तो वो आ जाएंगे बिहार में, पीएमसीएच खुलवा के रखे हैं, हम लोग इलाज करने के लिए तैयार ही हैं। तो मंदिर में इलाज नहीं होगा? मंदिर में खाली दुआ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद? हाँ, आशीर्वाद से इलाज होगा कि नहीं होगा उसका कोई गारंटी भी नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि अगर पंडित जी भी अगर बीमार पड़ेंगे तो उनको भी हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। क्या अगर उनको लगता है कि इस आशीर्वाद से हम ठीक हो जाएंगे तो ठीक है, अच्छा, उनके लिए ठीक है, लेकिन पूरे जनता के लिए नहीं ठीक है। भारत से जात पात भेदभाव ऊंच नीच खत्म होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए।
ये हमारे अम्बेडकर ही जी कह के गए कि जब तक हमारा संविधान, जब तक हमारा देश में जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव नहीं जाता तब तक हमारा विकास, देश जो विकास नहीं कर पाएगा। एक 10